दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सबसे पहले हम आर्द्र भूमि संरक्षण और रामसर सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, रामसर कन्वेंशन संरक्षण किससे संबंधित था? तो उत्तर है नम भूमि या आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित नगर है और 2 फरवरी 1971, तिथि याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई प्रतिभागी राष्ट्रों की बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी और 1975 में ये पूर्णतः क्रियान्वित हुआ था। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ये वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये बिहार पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। ये बेगूसराय में स्थित है। ये कवर झील या काबर ताल आर्द्र भूमि राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कंवर झील, याद रखिएगा, कंवर झील या काबर ताल आर्द्र भूमि है बिहार का पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेटलैंड दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ था। 2023 में वेटलैंड संरक्षण की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यहाँ पर देखिए, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो सही उत्तर है गुजरात में। दोस्तों, भारत में लवणीय आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है आपको बताना है। चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव और बूलर। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। दोस्तों, आप जान लीजिए, रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है। इस सूची में नवंबर 2022 में भारत के कुल 75 स्थल शामिल हैं। चिल्का झील, बूलर झील, केवलादेव, लोकटक झील, इन सभी को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामसर स्थल क्या है? तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, इनको रामसर स्थल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? होकरा, पॉइंट कैमेलियर, तो मोरिरी और बुलर झील। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए कि ये जो है पॉइंट कैलीमियर और वन्यजीव तथा पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहाँ पर आमतौर पर भूमि उथले पानी से ढकी होती आर्द्र भूमि कहलाती है। होकेरा आर्द्र भूमि और बुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में और सो मोरिरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जबकि पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में है। अगला प्रश्न है, कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल। तो सही उत्तर है सुंदरवन और भोज आर्द्र स्थल। ये दोनों ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और ये एक पक्षी अभयारण्य है। तो बिल्कुल सही, दोनों ही कथन आपके सही हैं। पार्वती अर्गा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और ये एक पक्षी अभयारण्य है। ये 722 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका आशय क्या है? तो याद रखिएगा, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसमें मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो या हो रहा हो या होना संभावित है तो उसको मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि या बरसाती जमीन किस के लिए उपयोगी है? आपको बताना है। पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करना, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करना और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है, इन सभी के लिए आर्द्रभूमि या बरसाती भूमि उपयोगी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पर देखिए, आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल हैं। बिल्कुल सही है। शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुस्कवची, मृदुकवची, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्रभूमियां अवसाद संतुलन, मृदा स्थिरीकरण बनाए रखती हैं। और डी है कि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण आर्द्रभूमियां को जो है पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। आर्द्रभूमि पादप आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के सबसे विशिष्ट घटक हैं। इन्हें हाइड्रोफाइट्स या जलीय पादप भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए, ये जो आर्द्रभूमियां होती हैं भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को आर्द्रभूमि पादपों द्वारा पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसी के लिए इनका गुर्दों की तरह कार्यप्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की आर्द्रभूमियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। बिल्कुल सही है। और भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, भारत में आर्द्रभूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्रभूमि के अंतर्गत 69.22% और तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। और आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर। और ये देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल एक कथन इसमें सही हो जाएगा। आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। केवल कथन 3 आपका सही है। अब आइए दोस्तों, विभिन्न अधिनियम और करारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आसान सा प्रश्न है, दिसंबर 2002 में। जैव विविधता अधिनियम लोकसभा के द्वारा 2 दिसंबर 2002 को और राज्यसभा के द्वारा दोस्तों 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप जानते हैं, वर्ष 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, कहाँ पर? तो 2003 में चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार से सहायक है? तो एनबीए जैव चोरी को रोकता है और देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है।
एनबीए कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है, इसका निरीक्षण करता है, ये सही नहीं है। और एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत में अथवा बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरी को रोकने और देशीकरण और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर देखिए ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापक भागीदारी है, बिल्कुल सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई, सही नहीं है। और ये एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र जो है इसके रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, तो बिल्कुल सही। 1 और 3 बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों और वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कार्यरत है। ये संस्था महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करती है, जबकि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इसके द्वारा या इस संगठन के द्वारा नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है, ये आपका सही कथन है। आप जान लीजिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि इसके पक्षकारों की प्रथम बैठक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के बीच हुई थी। और भारत ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था, ये सही नहीं है क्योंकि इसके पहले तो हस्ताक्षर नहीं हो सकता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण कि जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। दोस्तों आप जान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स यानी ट्रैफिक के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है, ये सही नहीं है। और ट्रैफिक कमीशन ये सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्राकृतिक संरक्षण को खतरा न हो, तो केवल 2 आपका कथन सही है। दोस्तों आप जान लीजिए टैरिफ जो है ये टैरिफ की ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ये एक गैर सरकारी संगठन ये सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संबंध में वन्य पादप जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन ये सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को कोई खतरा न हो। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। ये WWF और IUCN का रणनीतिक गठबंधन है, UNEP का ये कोई ब्यूरो नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने उसमें बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाए? तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धाड़ी उपयोग की अनुमति दी जाए, ये भारत रामसर अभिसमय से संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष है। और आप जान लीजिए भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही उनके धाड़ी उपयोग की अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला है कि खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि।
देखिए, मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, इनमें से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखते हैं? तो उत्तर है तीनों। 1, 2, 3 ये तीनों ही दोस्तों ये सभी अंतर्राष्ट्रीय करार जैव विविधता से संबंध रखते हैं। खाद्य और कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संस्थानों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने नार्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर? आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि भारत और नार्वे सरकार ने मिलकर जो जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना ये कहाँ पर की है? तो चेन्नई में। देखिए, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, ये इसका नाम है सेबपोल, ये चेन्नई तमिलनाडु में की गई है और इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमता निर्माण का विकास करना है। अब आइए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर कई प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो उत्तर है ये प्रोटोकॉल पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यान्वित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये भारत ने 23 जनवरी 2001 को इस पर हस्ताक्षर किए थे और भारत में इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों 10वां सम्मेलन जो है 2010 में नागोया जापान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं किसमें? तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण में, वन्य पारिस्थितिकी के समुत्थानशीलता में, गरीबी कम करने में। तो बिल्कुल सही, ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। UN रेड क्या है दोस्तों, आप जान लीजिए। तो UN रेड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रिग्रेडेशन। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्थागत कार्य है जो है वनों की कटाई और उत्सर्जन, जो हानिकारक गैसें हैं उनके उत्सर्जन को रोकने से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसका जो प्रभावी कार्यान्वयन है जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता और विकासशील देशों के आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में इसकी भूमिका है। और आप जान लीजिए, रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए वित्त प्रवाह संभव है, जो गरीब देशों के विकास और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब जिसको कहते हैं, ये पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये एक पहल है जिसकी मेज़बानी जो है ये वर्ल्ड आर्थिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच करता है, सही नहीं है दोस्तों। टीब एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित कराता है। ये एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो केवल 2 और 3 इसमें सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए, पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र एक विश्वव्यापी पहल है। ये जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित कराता है और पारितंत्र तथा जैव विविधता से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने पर ये जो है दिग्दर्शन या दिशा निर्देशन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 है कि ये रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही है।
और ये ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए और व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों के लिए पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये सही नहीं है, केवल एक आपका सही है। वेटलैंड इंटरनेशनल दोस्तों एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है और इसकी पूर्ववर्ती संगठनों ने 1937 से आर्द्र भूमियों की रक्षा का कार्य किया है। पहले इसको इंटरनेशनल वाइल्ड फाल इंक्वायरी के रूप में जाना जाता था। तो इसमें आप जान लीजिए, इसमें दोस्तों केवल कथन 2 आपका सही है। ये रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ये ज्ञान के विकास और व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों के लिए पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आप जान लीजिए, सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। 2019 में किए गए मापन के अनुसार इसकी लंबाई 381 फीट यानी 117.07 मीटर है। अगला प्रश्न है, कौन किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या आनुवांशिक भिन्नता की कमी? तो व्यापक नीच या कर्मता दोस्तों ये किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में लद्दाख में पाया जाने वाला पौधा है सी बक थोर्न। ये लद्दाख की पहाड़ी क्षेत्रों पर पाया जाने वाला झाड़ीदार वृक्ष होता है। इस झाड़ीदार वृक्ष की बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और आप जान लीजिए, चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्विता को बढ़ाने के लिए और रूसी कॉस्मोनाट्स ने इस तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, क्यों? तो ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, सही है। बायोडीजल का समृद्ध स्रोत है, सही नहीं है। इसमें पोषकी मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है, ये सही नहीं है। केवल 1 और 3 सी बकथोर्न के बारे में सही है। ये भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, कुमुम, सारी, लाहौल, काजा, ताबो, नाथुला, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी है, जिनका पारंपरिक औषधि निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में एक दूसरे नाम से जानी जाती है और दूसरी स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने के पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। ये वन्य जीव और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वो स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये भीतरकनिका है। ब्राह्मणी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं और भीतरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक किस प्रकार के जंतुओं में शीत निष्क्रियता की परिघटना हो सकती है? तो सही उत्तर है इन सभी में। दोस्तों, शीत निष्क्रियता की परिघटना जो है गर्म मौसम में, ये जब इनका आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। और कृंतक में गिलहरी, छछूंदर, चूहे, मूसक ये स्तनधारी आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे समुद्रों में। सबसे अधिक जैव उत्पादन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। और टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा, मशहूर पर्यावरणविद वंदना शिवा जो है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं। ये एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती और भूमंडलीकरण की विरोधी लेखिका हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
घटना चक्र सामान्य अध्ययन जो है सीरीज के अंतर्गत, इसमें हमने जैव विविधता से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।